गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 15 राइज ऑफ न्यू पावर्स इन द नॉर्थ। उत्तर में नई शक्तियों का उदय। 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में बंगाल, अवध, रुहेलखंड, मथुरा एवं पंजाब में नई शक्तियों का उदय हुआ। बंगाल ऐसा प्रथम राज्य था जो 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में मुग़लों से स्वतंत्र हुआ था। इसका मतलब कि बंगाल ऐसा पहला राज्य था जो मुग़लों से स्वतंत्र हो गया 1717 में। उसके बाद शुजाउद्दीन सरफराज खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल पे अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। इसका मतलब कि वो हार गया सिराजुद्दौला, और क्योंकि अंग्रेज़ों की जीत हो गई तो अंग्रेज़ों का प्रभाव उस पे बंगाल पे ज़्यादा हो गया। अवध का नवाब जिसका नाम था सआदत खां 1722 ईस्वी में मुग़लों से लगभग स्वतंत्र हो गया था। अवध का नवाब सआदत खां, ठीक है, उसने भी स्वतंत्रता अपने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अवध की राजधानी का नाम लखनऊ था। अंग्रेज़ों ने 1764 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बक्सर की लड़ाई में पराजित कर दिया था। 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने 50 लाख रुपए के बदले अवध का क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया था। इसका मतलब कि बक्सर की लड़ाई हुई अंग्रेज़ों में और नवाब शुजाउद्दौला में, ठीक है, नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों हार गए अंग्रेज़ों से। तो अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने 50 लाख रुपए ले लिए उनसे और उनको अवध का क्षेत्र वापस कर दिया था। लेकिन उसमें से कड़ा जो इलाहाबाद के 2 क्षेत्र थे वो अंग्रेज़ों ने ले लिए। 1775 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला के उत्तराधिकारी आसफउद्दौला से बनारस तथा गाज़ीपुर के क्षेत्र ले लिए। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अवध को अपने प्रभाव में ले लिया था। दैट मीन्स पहले तो उन्होंने 50 लाख रुपए के बदले अवध का इलाका दे दिया, परंतु बाद में कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में शुजाउद्दौला का जो उत्तराधिकारी था आसफउद्दौला, वो जब शासक बना तो तब अंग्रेज़ों ने उससे बनारस और गाज़ीपुर के क्षेत्र भी ले लिए। इस तरह अंग्रेज़ों ने पूरे अवध पर अपना प्रभाव जो था वो कायम कर लिया। नेक्स्ट रुहेलखंड में 1721 में दाऊद खां ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अली मोहम्मद खां तथा नाजिबउद्दौला खां रुहेलों के प्रख्यात नेता थे। 1774 ईस्वी में अवध ने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। मथुरा में चूड़ामन, बदन सिंह तथा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। तो ये तो क्लियर हुआ कि अवध के माध्यम से उन्होंने रुहेलों पर भी अधिकार कर लिया। दैट मीन्स कि अंग्रेज़ों का अवध के साथ साथ रुहेलखंड में भी अधिकार हो गया। मथुरा में जाटों का अधिकार था, ठीक है, उनकी शक्ति वहाँ पे बहुत मजबूत थी। और पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी, बंदा सिंह बहादुर और उनके बाद 1752 ईस्वी में मुग़लों तथा सिखों के बीच और फिर सिखों और अफ़गानों के बीच एक दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में सिख अंततः विजयी रहे। उन्होंने 1765 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक पंजाब में सिखों ने 12 स्वतंत्र सिख मिसलें स्थापित कर ली थीं। 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में उदय होने वाली नई शक्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले हमें अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। दैट मीन्स पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी और बंदा बहादुर थे। उनके बाद मुग़लों और सिखों के बीच एक लंबा संघर्ष जारी रहा। कभी कभी लड़ाई हो गई, ठीक है, अनबन चलती रही इनकी। और उनके बाद अफ़गानों और सिखों के बीच में चलता रहा।
इस संघर्ष के बाद सिख अंततः विजयी रहे। जितनी भी लड़ाइयाँ छोटी मोटी इनके बीच में हुई, उनमें से सिख जो हमेशा जीत जाते थे। और 1765 ईस्वी में सिखों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 18वीं शताब्दी के अंत तक सिखों में 12 मिसलें जो थी स्वतंत्र मिसलें स्थापित कर ली थी। और इनके संबंध में जानकारी मिलते हैं हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, ठीक है, कोई बुक्स हैं, इसके अलावा कोई भवन है, सिक्के हैं जो उस टाइम के शासकों ने या सिखों ने चलाए थे। और सरकारी दस्तावेज जो उस समय के हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा 18वीं सदी के पंजाब के इतिहास के संबंध में नूर मोहम्मद द्वारा लिखे गए जंगनामा, अहमद शाह बटालिया द्वारा लिखे तारीख़ हिंद, रतन सिंह भंगू द्वारा लिखे गुरु पंथ प्रकाश तथा ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखे तारीख़ गुरु खालसा से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन थी पूरे लेसन्स की। उत्तर भारत में जो नई शक्तियाँ का उभार हुआ था उसके बारे में। नेक्स्ट हम 6 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेसन हमारी रिवीजन है, ठीक है। इसमें हम इम्पोर्टेंट जो गुरु तेग बहादुर जी के बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सिखों और मुग़लों के बीच एक लंबा जो संघर्ष था वो चलता रहा। इस समय के दौरान मुग़लों ने सिखों पर बहुत सारे अमानवीय अत्याचार भी किए। कई सिखों को, हज़ारों सिखों को शहीद कर दिया गया, लेकिन सिखों ने अपना साहस नहीं छोड़ा और मुग़ल राज को ख़त्म करने के लिए एंड तक अपना जो ये संघर्ष था वो जारी रखा। तो यह संघर्ष 1752 ईस्वी तक चलता रहा। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का पंजाब में अधिकार हो गया और फिर इसके बाद मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर का जन्म जम्मू में हुआ था, राजौरी का था। उसके पिताजी एक किसान थे। उसका नाम शुरू में लक्ष्मण दास था। वो शिकार का बहुत शौकीन था और एक बार शिकार करते हुए उसके हाथों से एक गर्भवती हिरनी की हत्या हो गई थी। उसका उसे बहुत दुख हुआ था। फिर वो उसके बाद उस शिकार के बाद वो साधु बन गया था और उसने अपना नाम बदलकर माधोदास रख लिया था। उसके बाद वो नंदौड़ में जाके रहने लगा। वहाँ 1708 में उसकी मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई थी और वह गुरु गोबिंद सिंह जी से इतना प्रभावित हुआ कि वो उनका बंदा बन गया। जैसे उसको कहते हैं कि गुरु जी का बंदा, दैट मीन्स कि गुरु जी का दास बन गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसे अमृत छकाया और उसे बहादुर बना दिया, तो उसका नाम बंदा सिंह बहादुर रखा। गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेजा। पंजाब भेजने का उनका मकसद ये था कि मुग़लों से लोगों को बचाया जाए और मुग़लों के अत्याचारों को ख़त्म किया जाए, उनसे सिखों का बदला लिया जाए। इस संबंध में गुरु जी ने उसको कई हुक्मनामे भी दिए, ठीक है। मतलब हुक्मनामे का मतलब है जिसमें गुरु जी ने सिखों के लिए कुछ हुक्म लिखे हुए थे, सिखों को उन पर चलना आवश्यक था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के सैनिक कार्य। फर्स्ट वन इज़ कैथल, समाना तथा कपूरी की लूट। फिर उसने लूट पुट करनी शुरू की। उससे क्या हुआ कि उससे जो भी धन मिलता था वो अपनी सेना तैयार करता था और वो मुसलमानों के एरिए थे, मुग़लों के एरिए थे, उनमें लूट करता था और कई सारे मुसलमानों की उन्होंने हत्या कर दी थी और यही सब उसने कैथल, समाना, कपूरी में किया। नेक्स्ट सडोरा की विजय। सडोरा का जो शासक था उस्मान खान था, वो हिंदुओं के बहुत खिलाफ था, कट्टर विरोधी था उनका, और उसने पीर बुद्धू शाह को सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी थी, मार दिया था, क्योंकि उसने गुरु गोबिंद सिंह जी की भंगाणी की लड़ाई में हेल्प की थी। बंदा बहादुर ने इस अपमान का बदला लेने के लिए सडोरा पर आक्रमण करके बहुत सारे मुसलमानों की हत्या कर दी, इसलिए इस शहर का नाम कत्लगढ़ी पड़ा। थर्ड वन इज सरहंद की विजय। अपनी विजयों से उत्साहित होकर बंदा सिंह बहादुर सरहंद की ओर बढ़ा।
सरहंद का फौजदार वज़ीर खां था, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जीवित ही दीवारों में चिनवा दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने चप्पड़चिड़ी के स्थान पर 22 मई 1710 ईस्वी को आक्रमण करके मुस्लिम सेना में तबाही मचा दी। वज़ीर खां की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर पूरे सरहंद में घोर रक्तपात तथा लूटमार की बंदा सिंह बहादुर ने। इस तरह बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की ईंट से ईंट बजा दी। बंदा सिंह बहादुर ने सभी 28 परगनों पर अपना अधिकार कर लिया, जिनका वार्षिक लगान 50 लाख से भी अधिक था। फोर्थ पॉइंट इज कन्क्वेस्ट ऑफ गंगा दोआब, गंगा दोआब की विजय। बंदा सिंह बहादुर की विजयों से उत्साहित होकर गंगा दोआब के अधिकांश प्रदेश जैसे सहारनपुर, बेहात और जलालाबाद आदि में सिखों ने मुसलमानों के अत्याचारों से दुखी होकर विद्रोह कर दिए। बंदा सिंह बहादुर तथा उसके साथियों ने इस स्थिति से लाभ उठाया तथा इन सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात करनाल तथा पानीपत पर भी विजय प्राप्त कर ली गई। दैट मीन्स कि कुछ प्रदेश थे जो मुग़लों से के अत्याचारों से बहुत तंग थे। जब उन्होंने देखा कि बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद में ये हाल कर दिया है मुसलमानों का, तो उन्हें भी थोड़ा उत्साह मिला, तो उन्होंने अपने प्रदेश में मुग़लों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। और इस बात का फ़ायदा उठाया बंदा सिंह बहादुर ने, तो उन्होंने उन लोगों से साथ मिलकर उस एरिया में अपना अधिकार कर लिया। फिफ्थ पॉइंट इज कन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल पंजाब, मध्य पंजाब की विजय। जलंधर के सिख जो थे, ठीक है, वो जड़ा वहाँ का अत्याचारी फौजदार शम्स खां था, उन्होंने उसके विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया और अपनी सहायता के लिए उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को बुलाया। और फिर राहुन के स्थान पर बंदा सिंह बहादुर और शम्स खां के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें शम्स खां हार गया और बंदा सिंह बहादुर ने जलंधर दोआब पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने अमृतसर, गुरदासपुर, कलानौर, बटाला, पठानकोट पर भी आसानी के साथ अधिकार कर लिया। सिक्स पॉइंट इस मुग़लों का लोहगढ़ पर आक्रमण। बंदा सिंह बहादुर की बढ़ती हुई शक्ति मुग़ल बादशाह के लिए एक चुनौती थी। अब बंदा सिंह बहादुर बहुत जगहों पर अपना अधिकार कर रहा था, तो जो मुग़ल थे वो घबरा गए, तो उन्होंने असीम खां की नियुक्ति की। उसके नेतृत्व में 60,000 की एक बड़ी सेना बंदा बहादुर को कुचलने के लिए भेजी। बंदा बहादुर उसकी राजधानी लोहगढ़ में छुप गया और बाहर से लोहगढ़ को मुग़लों ने घेर लिया। तो किले के अंदर से ही सिखों ने मुग़लों का डट के सामना किया, परंतु कुछ दिनों के बाद भोजन सामग्री की समाप्त हो गया भोजन, और फिर मुग़लों के साथ लड़ना जो था वो मुश्किल हो गया था। लेकिन बंदा बहादुर इतनी आसानी से मुग़लों के हाथ नहीं आने वाला था, तो बंदा बहादुर ने सोचा कि मुग़लों के हाथ लगने से अच्छा कि वो यहाँ से निकल जाए, तो वो नाहन की पहाड़ियों की ओर चला गया। तो फिर मुग़ल जो थे बंदा बहादुर को गिरफ्तार नहीं कर पाए। सेवन्थ पॉइंट इज़ बैटल ऑफ गुरदासनगर, गुरदासनगर की लड़ाई। 1713 ईस्वी में फ़रुखसियर मुग़लों का नया बादशाह बना। उसने बंदा सिंह बहादुर की शक्ति को कुचलने के लिए अब्दुस समद खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। 1715 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर ने नाहन की पहाड़ियों से निकलकर पुनः बटाला और कलानौर पर अधिकार कर लिया। अब अब्दुस समद खां ने गुरदासनगर के स्थान पर सिखों पर अकस्मात आक्रमण कर दिया। बंदा सिंह बहादुर दुनीचंद की हवेली में घिर गया। बंदा सिंह बहादुर तथा उसके साथियों ने निरंतर 8 महीनों तक मुग़लों का मुकाबला किया, परंतु सामग्री के अभाव के कारण उनको पराजय स्वीकार करनी पड़ी। बंदा सिंह बहादुर तथा उसके साथियों को दिसंबर 1715 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्लियर है कि मुग़लों ने अब्दुस समद खां को सूबेदार नियुक्त किया पंजाब का। उसने बंदा सिंह बहादुर को ख़त्म करने या गिरफ्तार करने के लिए कहा, और 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर नाहन की पहाड़ियों से निकलकर बटाला और कलानौर पर फिर से उसने अपना अधिकार कर लिया। लेकिन अब्दुस समद खां ने अचानक गुरदासनगर पे सिखों पे आक्रमण कर दिया। बंदा सिंह बहादुर दुनीचंद की हवेली में फंस गया और 8 महीनों तक वो वहाँ से मुग़लों का सामना करता रहा अपने साथियों के साथ। लेकिन सामग्री की कमी के कारण
उनको अपनी पराजय जो है स्वीकार करनी पड़ी। सो बंदा सिंह बहादुर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया दिसंबर 1715 ईस्वी में। एग्जीक्यूशन ऑफ बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर की शहादत। बंदा सिंह बहादुर को और उसके साथ उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली भेजा गया और इनको बड़े से पिंजरे में बंद करके पूरे दिल्ली में इनका जुलूस निकाला गया और इनका भारी अपमान किया गया। बंदा सिंह बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जब बंदा सिंह बहादुर ने उसके लिए मना कर दिया तो उन्होंने कई सिखों की भी हत्या कर दी। और बंदा सिंह बहादुर को जब उसने मना कर दिया बंदा सिंह बहादुर ने इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो मुग़लों ने, मुसलमानों ने उसके 4 साल के पुत्र अजय सिंह को उसके सामने ही शहीद कर दिया। इसके उपरांत बंदा सिंह बहादुर को बहुत टॉर्चर किया, बहुत उसके साथ अमानवीय यातनाएं की और उसको शहीद कर दिया। इस तरह पंजाब के इस वीर सिपाही का अंत हुआ। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बंदा सिंह बहादुर ने एक बार तो मुग़ल राज्य की नींव को हिला दिया था। प्रोफेसर बलराज मधोक के अनुसार बंदा बहादुर विश्व के महान योद्धाओं तथा शहीदों में से एक था। पंजाब ने उस जैसा योद्धा शताब्दियों तक नहीं देखा।